देखिए पहले ही सवाल है, इसका सेकंड पार्ट कराएंगे, फर्स्ट पार्ट हमने कल करा दिया था। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होती, 11, यानी जो केवल खुद से ही कटती है, ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य। तो हमें इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। संख्या है हमारे पास 156। तो सबसे पहले इसके करेंगे हम गुणनखंड, जैसा कि हमने 5वीं 6वीं क्लास में सीखा था। 1, 5, 6, तो सबसे पहले किससे काटते हैं? 2 से काटेंगे। जो भी भागफल आ जाएगा, लेकिन 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर इसके अंत में इकाई का अंक जो है अगर सम संख्या है, यानी 0, 2, 4, 8 है, 6 है, तो वो संख्या 2 से 100% कट जाती है। तो हम इसे 2 से काट लेंगे। 2 दिया 6, 2 नहीं बनता। यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। 9 और 3 12, 12 3 से कटता है। इसके अंकों का योग करो, 3 और 9 12, 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 कम 3 दिया 9। तो हम देख रहे हैं कि 156 जो आया हमारे पास वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने एक स्टेप कम कर दिया, 13 कम 13 क्यों मिली? दिमाग में आई थी ये बात? याद रखिए, उसने कहा है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहा है? और एक अभाज्य नहीं होता है। एक अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है ना। तो इसलिए हमने 13 कम 13 नहीं लिखा है इसको। और लिख भी देंगे तो हम 1 को लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 बाय डिफॉल्ट स्वतः ही हर संख्या का गुणनखंड होता है। तो जो सबका गुणनखंड है और जो सबकी बात मानता है, तो उसको तो ऐसे समझते हैं ना, ठीक है भाई ये तो मान ही लेता है। ठीक है, तो 156 को आप इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1 भी लिख सकते थे इसको, लेकिन क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है और उसने कहा अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखिए, तो ये तीनों सारी संख्याएं अभाज्य हैं और इसको हमने इनके गुणनफल के रूप में लिख दिया। थोड़ा सा इसका और कर लेंगे, 2 की घात 2 हो जाएगी और यहाँ पर गुणा का निशान की जगह डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट 3 डॉट 30, गुणा के निशान की जगह डॉट लगा। बीच में मतलब बीच में दशमलव हो जाता है, जैसे ये लगा है 1.2 और नीचे डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है? 1। थोड़े पेन की इंक बच जाती है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप चाहो तो गुणा ही लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? तो हमने लिख दिया 156 को। अभी चलो मैं गुणा लिख देता हूँ, लेकिन कुछ किताबों में जब ऐसा लिखा मिले डॉट लगा के, तो आप समझ जाना कि ये जो है गुणा के बारे में इसने बताया। तो ये बात यहाँ पर खत्म। अगला सवाल है दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब मासा और एलसीएम मतलब लासा। ये आपको बात याद है। क्या क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो ज्ञात करना है। संख्या क्या क्या दे रखी है? 26 और साथ साथ इसने ये भी कहा है कि जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस बात की हमें साथ साथ जांच भी कर ले। तो पहला काम तो हमें निकालना है क्या? एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले 26 के टुकड़े दो, 2 से काटो, 13 बार कटेगा और 13 एक बार कटेगा। तो एक बार वैसे काटने की आवश्यकता थी। 91 1 से तो कटता है, 2 से तो कटता है, 1 से तो सभी कटता है, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, फिर 7 को चेक करें। क्रम से चलते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7। 7 ही कम 7, 7 दिया। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा और 91 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा। अगर कॉमन है तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो और नहीं है तो आगे पीछे।
इसके नीचे कुछ नहीं है। अब क्या निकालेंगे हम? HCF और HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें केवल कॉमन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कितना है कॉमन? तो HCF आ गया आपका। अब निकालेंगे हम LCM। तो पहले कॉमन वाला देखो कौन है, ठीक है ना? तो बाकी जो बचा मटेरियल वो भी सब लिख दो। क्या बचा? और क्या बचा? 13 26 गुणा 7 और 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18। इसका मान निकल आया। अब हमें ये सिद्ध करना है, जांच करनी है इस बात की। ये दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। वैसे आएगा, ये नियम होता है, ये हमें सिद्ध कर देना है। चलिए यहाँ ले जा रहे हैं सवाल को, थोड़ी जगह बना के। संख्याओं का गुणनफल निकालना। कौन सी थी संख्या हमारे पास? 26 और 26 गुणा 26 की 91 से गुणा करो, नहीं कर लेते। 91 की 26 से गुणा, 6 का 6 और 9 का 14, तो ये कम 2 9 2 18 6 4 2 6 8 5 13 कितना आ गया? 23। ठीक है। आप गुणा करने के लिए आपका ये पेज है, अगर तो यहाँ सवाल चल रहा है, यहाँ एक लाइन खींच लिया करेंगे, वहाँ लिख देंगे रफ वर्क, रफ कार्य और स्लैश लगा के गण। तो ये जो कॉपी का सीधे हाथ की तरफ जो आप लाइन खींच के जगह बनाओगे, इसी में आप सारी गणनाएं या सूत्र या रफ कार्य जो कुछ भी है, जो सवाल के अतिरिक्त है, जिसकी सवाल में तो जरूरत है लेकिन उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब आप रफ कार्य वाले कॉलम में करेंगे। बात दिमाग में आ गई? जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो आप सबकी कॉपी में बिल्कुल इसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से चीज़ें होनी चाहिए। सबकी कॉपी, जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पर लाइन खींची होनी चाहिए इस साइड, जैसे यहाँ लाइन खींची है, ठीक है। या फिर ये वाली जो लाइन है, लेकिन इसमें तो प्रश्न संख्या लिखते हैं ना, तो दिक्कत उत्पन्न होगी। तो आप ये पर लाइन खींच लीजिए, सारा रफ काम यहाँ दिखाओगे, तो आपको ये झिझपिच नहीं करनी पड़ेगी कि हम गणना कहाँ करें, ये कहाँ करें, वो कहाँ करें, ठीक। अब क्या निकालें? संख्या का गुणनफल तो निकल गया। अब क्या निकालें? HCF गुणा LCM। ये कॉपी के राइट पेज में होना है काम, ये वाला काम जो है कहाँ होना है? वो राइट हैंड साइड में रफ कार्य जो लिखा है कौन? तो HCF कितना था हमारे पास जो निकाला है, और LCM कितना था? 182। ठीक है, करो इधर ही कर लेते हैं। तेरह दूनी 26, कितना बचा? 2 13 8 104 बड़ा याद नहीं तेरा, ठीक है। 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से ले 2 13 8 104 और 2 106 और 13 कम 13 और वहाँ से कितना बच रहा था? 10। 13 और 10 कितना हुआ? 23 आ गया, 2306। तो हमने देखा कि अतः संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो ये हमेशा के लिए एक सूत्र बन गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो चार चीजें होंगी ना हमारे पास, पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF और LCM। अगर हमें इनमें से कोई तीन चीजें दे दे, पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे, HCF दे दे, तो हम LCM निकाल देंगे। अगर हमें दो संख्याएं दे दे, LCM दे दे, तो हम HCF निकाल देंगे। अगर हमें HCF दे देगा, LCM दे देगा, एक संख्या दे देगा, तो हम वहां से दूसरी संख्या भी निकाल देंगे। चार चीजें हुई ना सूत्र में, कोई भी दुनिया का सूत्र है, उसमें जितनी चीजें होती हैं उनमें से अगर एक कम ना दे, बाकी सबके बाद लेते, तो उसका एक जो चीज है उसका मान निकल आता है। ये तो गणित है पूरा। पूरे गणित में होता क्या है? एक सूत्र होता है, उसमें सब चीजों के मान दिए होते हैं, एक कर दिया होता है।
उसी को वो सवाल में पूछता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम देखेंगे सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल 4 कह रहा है HCF किसका सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है कि दो संख्या है, इनका HCF है 9, यानी इन दो संख्याओं का HCF कितना है 9। फिर दिया है इसने इन्हीं का LCM 306 657, इनका LCM दे दिया उसने, पूछ लिया इसका LCM इसने पूछ लिया और दो संख्याएं दे दी उसने और HCF दे दिया, किसका मान पूछ लिया LCM। ये खाली लिखने का तरीका है, नहीं तो ऐसे लिखो 306 तथा 657 का HCF कलम पर लिखो, नहीं तो शॉर्ट में लिख दो HCF लिखा, ब्रैकेट में आपने लिख दिया, दो संख्याएं कॉमा लगा के, तो सांकेतिक भाषा हो गई। गणित में सांकेतिक भाषा को समझना पड़ता है कि दो संख्याओं का HCF कितना है, LCM ज्ञात कर दो। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ करो नीचे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के HCF को गुणा कर देते हैं दोनों संख्याओं के LCM। हम जानते हैं तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणा 657, HCF कितना है 9, LCM कितना है कुछ नहीं आता पता। ये गुणा कर रहा है इधर क्या करेगा, या एक तरीका ये है कि अगर हमारे पास दो पक्ष हैं, दायां पक्ष और तो दोनों तरफ आप किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो, दोनों तरफ दोनों किसी संख्या को घटा सकते हो और दोनों तरफ ही किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, दोनों तरफ किसी भी संख्या से। शर्त क्या है कि दोनों तरफ होना चाहिए, प्रत्येक पद में होना चाहिए। एक से अधिक पद है तो सभी पदों में ये काम होगा। तो हम क्या करें, दोनों तरफ 9 से भाग कर लेते हैं, 306 गुणा 657, इसे भी 9 से भाग कर लो और 9 गुणा LCM, इसे भी 9 से। या एक तरीका ये भी है कि 9 गुणा कर रहा है, क्या करेगा भाग, वो एक समझाने का तरीका होता है, खाली बस बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि दोनों तरफ 9 से भाग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, LCM अकेला रह गया, अकेला करोगे तभी तो मान निकलेगा। समूह में किसी का मान नहीं होता है, जब आप समूह में शामिल हैं तो आप सबके समान हैं। समूह में अगर 20 बच्चे खड़े हैं, 30 बच्चे खड़े हैं, लेकिन जो अकेला किसी के अंदर प्रतिभा है और वो अकेला मान लीजिए कोई IAS का एग्जाम निकाल रहा है, डॉक्टर का एग्जाम निकाल रहा है, तो वो समूह में थोड़ी निकाल रहा है। इसलिए पढ़ाई के समय में समूह से बचो, ग्रुप में बैठने से बचो, दोस्तीबाजी में बैठ के 4 लोग बात कर रहे हैं, पूरा अपना फोकस पढ़ाई पे रखो, तभी कुछ बन पाओगे। तो भाग करो, 9 से कटेगा कि कटेगा, तो इसके अंकों का योग 6 + 0 + 3 6 और 3 9, 9 से कट रहा है, इसलिए ये भी 9 से कटेगा। कितना आएगा बेटे, 9 दिया 27, कितना बचा 3 9 4, तो हमारे पास बचा 34 गुणा 600। अब इनकी गुणा निकाल लो, यहाँ जगह बच रही है मेरे पास, इसी जगह में कर देता हूँ मैं रफ्तार। आप मत करना है सर, आप तो कॉपी के सीधी तरफ लाइट खींच के करोगे। किस किस की गुणा करनी है, 657 की गुणा करनी है मुझे 24, 7 चौक 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 दिया 21, 5 दिया 15 और 2 17, 6 दिया 18 और 8 2 और 3 7 6 13 9 और 10 और 12 1 और 1 कितना आ गया 22 328। तो जिसका मान निकालते हैं वो हमेशा उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं। LCM बराबर हो गया 22 338। ये क्लियर हो गई बात? अरे समझ आया? अब तीसरा सवाल देखो, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि?
इसका भी यही रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करो। चलो करते हैं। क्या है सवाल हमारे पास? पहला सवाल है 12, 15 और 21। कर दो टुकड़े, पहले 12 के टुकड़े करो। 2 छिपा 12, 2 दिया 6, 15 के टुकड़े करो। 15 और 5 ही कम 5 और यहाँ भी कर दो 3 ही कम, लिखेंगे नहीं है। फिर 21 के टुकड़े करो। हम देख रहे हैं 12 के टुकड़े कितने हैं? 2 गुणा 3। और 15 के टुकड़े कितने हैं? 3 गुणा 5, 1 लिखेंगे। और 21 के टुकड़े कितने हैं? क्या है? 3 गुणा 7। इससे आगे लिखिए। अब क्या निकालेंगे हम? इसको नहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा 5 और इसको नहीं लिख लो 3 गुणा 7। तब ये समझा तो आप देख लो। HCF निकालेंगे तो HCF में क्या होता है? जो तीनों में कॉमन कौन है? 3। बहुत बढ़िया, तीनों में 3 कॉमन है। इसमें भी है, इसमें भी है, और वो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस संख्या से तीनों को भाग किया जा सकता है, तीनों इससे विभाजित। अब क्या निकालेंगे? कितना आया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। 2 बार गुणा हो रहा है, 2 की घात 2। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो पहले तो कॉमन वाला लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ और कॉमन है क्या कहीं? जो बचा सब लिख दो। कौन कौन बचा? 2 की घात 2 बचा, और कौन बचा? 5 बचा, और कौन बचा? 7। ये तो बचा। तो कितना हुआ ये? 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो समझदारी दिखानी पड़ेगी। 3 की 4 से गुणा करके 5 से करके फिर 7 से करोगे, समस्या में मत जाओगे। 7 दिया 5 और 21 दूनी 42। हो गए गुणा आसान। हर स्टेप पे दिमाग चलाना। अब कोई बच्चा ऐसा करेगा कि 5 के पहले 7 से गुणा कर लेगा, 5 7 35, 3 4 12। अब 12 से 35 की गुणा करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, उस बच्चे को समय ज़्यादा लगेगा। जो बच्चा यहीं पे दिमाग लगाएगा भाई 0 ले आओ, 5 और 20, क्योंकि 5 से 7 की गुणा करके भी 0 नहीं आ रहा लास्ट में, और 5 से 3 की गुणा करके भी 0 नहीं आ रहा। जब 0 नहीं आएगा तो गुणा मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे गुणा में 0 बन रहा हो, सबसे पहले गुणा करके 0 वाले पद वालों को गुणा करो, जितने 0 हो जाए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन खत्म। ये याद, ये एलसीएफ आ गया और ये बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। ये दूसरा पार्ट और बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई महसूस होती है इसमें। तीसरे के दूसरे पार्ट में 17 बराबर 17, 23 होंगे गुणनखंड, 23 29 होंगे गुणनखंड। यहाँ तो फिर गुणा 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है और सबका मालिक एक। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे HCF कितना है और LCM, पहले तो जो कॉमन है वो लिखो, ठीक है। फिर जो बचा बचा है वो लिख दो। कौन बचा? 17 23 गुणा, ठीक है। अब पहले गुणा कर लो 17 की 23 से। 17 3 51, 5 24 34 5 39, फिर 29 से करो। 9 एकम 9, 9 9 81, 9 दिया 27 और 8 35। फिर 2 से करो। 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 तीन दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 11। कितना आ गया? 11,339। ये एलसीएम निकला और ये एचसीएफ। अब आप खुद करें। 7वां सवाल बहुत बड़ा सवाल है। किताब कितने बच्चों के पास है? अभी हर सीट पे एक किताब है, ठीक है। देखो सवाल, कल तो किसी के पास नहीं थी, आज कहाँ से आ गए? बहुत बढ़िया।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे तुम आजकल आईपीएल देख रहा है कोई? कौन कौन देख रहा है? बहुत समय खराब कर रहे हो, पढ़ाई वाला है। तो मैदान गोल होता है ना, बाउंड्री लाइन जो होती है वो गोल होती है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्ताकार मतलब गोल गोलाई में दौड़ रहे। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते। सोनिया कौन है? जानता है कोई? जानने की जरूरत भी नहीं है, केवल इस बात पे ध्यान दो कि कितने मिनट लग रहे हैं, 18। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कौन है? कौन है? हाँ, तो बच्चा पहले तो यही दिमाग लगाने लगता है कि रवि कौन है, सोनिया कौन है, और भी है कोई नहीं। तो इसलिए आपको दिमाग केवल इस बात पर लगाना है कि अंक क्या दे रहे हैं। जो इबारती प्रश्न होते हैं बच्चा उसमें फंस जाता है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है, बच्चा सोचता है कौन सा वाला हवाई जहाज है, 2 पर निकले हुए हैं, या वो रॉकेट वाला हवाई जहाज है, उसका रंग क्या है। ये सब बातें आपको नहीं सोचनी। कितनी ऊंचाई में उड़ रहा है, किस कंपनी का हवाई जहाज है, ये सब मैथ के सवालों में आपको नहीं सोचना। केवल एक बात सोचनी है कि सोनिया है, एक वृत्ताकार पथ है, और सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू कर रही है। वो दौड़ के यहाँ आने में कितना समय लेती है? हाँ। उसके बाद रवि दौड़ना शुरू करते हैं ठीक यहीं से। रवि जो है जब लौट के आते हैं तो उनको लगते हैं 12 मिनट, बहुत तेजी से दौड़ लेते हैं। अब इनको 18 मिनट लग रहे हैं, इनको 12 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब जब 12 मिनट हुए होंगे सोनिया यहाँ पे होंगे और रवि यहाँ पहुंच गए होंगे। तो हुआ हुआ जब दोनों दौड़ रहे हैं, यहाँ से दौड़ना शुरू किया दोनों ने एक साथ। रवि तो 12 मिनट में पहुंच जा रहा है, रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया से आगे चल रहा है। तो जब 12 मिनट होते हैं तो सोनिया तो यहाँ तक पहुंच पाती है, लेकिन रवि कहाँ पहुंच जाते हैं? फिर वो आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगले 12 मिनट में फिर रवि यहाँ आ जाते हैं, और सोनिया 18 मिनट में यहाँ आएंगी, ठीक है। बाकी 6 मिनट में यहाँ तक आ पाती है। तो रवि यहाँ पर है और सोनिया यहाँ पर है, और रवि यहाँ पर है, दोनों आगे पीछे हुए। अब दोनों लगातार दौड़ रहे हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, ये तो हमने मान ही लिया, शुरू में मान लिया। और एक ही दिशा में चलते हैं, ये भी बता दिया। ऐसा नहीं कि रवि इधर चल रहा है सोनिया इधर चल रही है, या रवि इधर चल रहा है सोनिया इधर चल रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो कंफर्म हो गया ना कि एक पीछे रहेगा और एक आगे। कितने समय बाद अगर वो ऐसे ही दौड़ते रहे तो कितनी देर के बाद दोनों पुनः एक साथ चलना शुरू किया था, दोनों पुनः उसी स्थान पर आ गए।